अगर किसी से भी आप लोग पूछेंगे कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला जो शब्द उसके मुंह से निकलेगा वो है एनसीईआरटी। तो आखिर ये एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो इसके बारे में डिटेल में मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। जो भी डाउट आपके आज तक हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, वो सारे आप लोग यहां पर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, क्लास वाइज पढ़नी चाहिए या फिर सब्जेक्ट वाइज पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी को पढ़ने के 4 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर ये फॉलो कर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कभी भी आप लोगों को ना तो एनसीईआरटी में डाउट आएगा और ना ही आप लोग एनसीईआरटी के साथ में अनकंफर्टेबल फील करेंगे, यानी कि आप लोगों की दोस्ती हो जाएगी एनसीईआरटी के साथ में अगर ये 4 स्टेप फॉलो कर आप लोग चलते हैं तो। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी के साथ में नोट्स कैसे बनाएं, तो ये यहां पर एक कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के सामने जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। इसी के साथ में वीडियो के एंड में एक बोनस होगा जो कि आप लोगों को बताएगा कि एनसीईआरटी आप लोगों को कहां से पढ़नी चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है। तो एनसीईआरटी कहां से पढ़नी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में भी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहां से आप लोग के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं रिलेटेड टू एनसीईआरटी। सबसे पहले यह समझते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी क्यों चाहिए, क्योंकि किसी बात के बारे में आप लोगों को जब पता होगा क्यों पढ़नी चाहिए तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे पढ़नी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट कितना होना चाहिए आप लोगों का। सबसे पहली बात यहां पर आप लोगों को अगर फुल फॉर्म एनसीईआरटी की बात करें तो इसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहां पर बात की जा रही है एजुकेशन पे रिसर्च की गई है और ट्रेनिंग के थ्रू यहां पर पता चला है कि ये किताब कैसे बनाई गई है, यानी कि एक तरीके से शानदार तरीके से रिसर्च कर ये किताब बनाई गई है। सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। आप लोग यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के एग्जाम है, तो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च और वर्क जो सोप जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एनसीईआरटी जब आप लोग खोलकर देखेंगे वहां पर आप लोगों को अलग अलग उदाहरण देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके से समझाया गया वहां पर अलग अलग तरीके की डायमेंशन लेकर, तो पूरा रिसर्च की गई है इसके ऊपर। अगर आप लोग इनको पढ़ेंगे तो आप लोग का एक फाउंडेशन स्टोन तैयार होगा, यानी कि बेस तैयार होगा पूरा। ये किसी एक पर्सन के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगर कोई दूसरी किताब आप लोग पढ़ते हैं किसी एक पर्सन के द्वारा वहां पर लिखी जाती है तो एक पर्सन के विचार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जेएनयू, डीयू यूनिवर्सिटी या फिर अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी कंट्री में, उनके प्रोफेसर यहां पर इकट्ठा होकर ये एनसीईआरटी यहां पर लिखे हैं, यानी कि पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी अलग अलग इंसानों के द्वारा यहां पर लिखी गई है। नेक्स्ट बात की जा रही है ये 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी है ये आप लोगों के लिए एक ऐसा बेस तैयार कर देगी कि जब भी आप लोग कोई भी आगे किताब पढ़ेंगे उसके बाद में आप लोगों को ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार ये शब्द क्या है, क्योंकि ये सारे कीवर्ड जो आप लोगों के रहेंगे वो एनसीईआरटीज में आप लोग कवर हो जाएंगे। तो कोई भी किताब आप लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक तो फिर आसानी से उसको पढ़ पाएंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब यह है कि अपनी जो आगे आने वाली रास्ता है उसको आप लोगों ने आसान कर दिया, वरना आगे आप लोगों को रास्ता काफी टफ लगने वाला है। एनसीईआरटी यूपीएससी क्यों प्रेफर करता है, वो इसलिए प्रेफर करता है एक तो ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में और इंग्लिश में। दूसरा ये ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, आप लोग कहीं से भी जाकर इनको खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर ये गरीबी और अमीरी को साइड में रख देती है। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये हर सेक्शन के सोसाइटी के लिए, यानी कि एक भी पैसा आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों के पास में मोबाइल है और इंटरनेट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में ये काफी इजी लैंग्वेज में भी है, तो जो इनसे पढ़ना चाहता है इंसान वो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से ट्रेनिंग लिए, बिना कोई क्लासेस ज्वाइन किए अपने आप बैठकर भी इनको अंडरस्टैंड कर सकता है। ये काफी आसान शब्दों में, आसान भाषा में लिखी गई है, तो इसलिए भी एनसीईआरटी प्रेफर की जाती है। और एनसीईआरटी को जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि यार एनसीईआरटी क्यों पढ़ी जाए, क्योंकि हम तो यार एनसीईआरटी पढ़ के बहुत पहले आ चुके हैं, आखिर अब एनसीईआरटी क्यों पढ़े। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग रियली अपने आप को एक सही जोन में रखना चाहते हैं, कंफर्टेबल जोन में रखना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, वरना आगे चलकर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे जैसे जैसे आप लोग इस प्रोसीजर को आगे लेकर चलेंगे। तो आइए बात करते हैं एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में कौन कौन से वो स्टेप हैं, और या आप लोगों को नई पढ़नी है या फिर पुरानी पढ़नी है, तो वो सारी बातें नजर डालते हैं एक एक कर। नेक्स्ट जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ये इसको एक बार इंप्लीमेंट कर देंगे तो ये मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं ओनली, आप लोगों को हर एक जगह वहां पर फायदा पहुंचाएगी जहां पर आप लोग कुछ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे आप लोग कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, या आप लोग कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हैं, या एनसीईआरटी पढ़ रही हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरीके से आप लोग कुछ समझा रहे हैं, यानी कि आप लोग मेरा भी अगर ये भी लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी चीज आप लोग इस तरीके से पढ़िए कि अगर आप लोगों को किसी को पढ़ानी पड़ जाए तो आप लोग उसको आसानी से पढ़ा सको। यानी कि आप लोगों को एक स्टूडेंट बनकर नहीं पढ़ना है, यहां पर एक टीचर बनकर पढ़ना है। यानी कि अगर आप लोग अपने आप को एज ए टीचर सोचोगे कि यार ये किताबें मुझे किसी को पढ़ानी भी है जाकर,
तो आप लोग एक एक माइन्यूट डिटेल अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप लोग समझ पाओगे कि यार सामने वाले ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको मैं कैसे समझाऊं। तो आप लोग को एक रीडर नहीं बनना है, आप लोग को एक टीचर बनना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब हुआ और ये कहां पर हुआ। यानी कि अगर ये 5 W अगर आप लोगों ने, ये 4 W और इसी के साथ में 1 H, यानी कि ये 5 क्वेश्चन मार्क अगर आप लोगों ने यहां पर क्लियर कर लिया अपने माइंड में, तो आप लोग कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये फॉलो करके चलनी है। एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, रीड बिटवीन द लाइन। मतलब क्या होता है इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर शब्द आ गया डेमोक्रेसी, ठीक है, तो डेमोक्रेसी आखिर है क्या, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कहीं जीडीपी आ गया तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। सामने वाला तो डेमोक्रेसी लिखकर चला गया, पर लेकिन आप लोगों को उसके अंदर का मीनिंग समझना है कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। तो बेसिक आप लोगों को वहां पर पर्पस समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा। मीनिंग तो आप लोग वैसे अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाँ आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया उसको, पर लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है इसको यहां पर लिखने का, वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन। तो क्या सारी एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़नी है रीड बिटवीन द लाइन करके? ऐसे तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे कैसे कवर कर पाएंगे? उसी के बारे में अभी मैं आगे बात करने वाला हूं आप लोगों से। देखिए जैसे ही आप लोग एनसीईआरटी किताब खोलेंगे तो आप लोगों को यहां पर ऐसा है कि स्टार्टिंग में आप लोग कैसे पढ़नी है वो भी बाद में बताऊंगा। यहां पर आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ की वर्ड मिलेंगे। अभी एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा आप लोग खोलकर, कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे, कुछ फैक्ट मिलेंगे। तो ये फैक्ट जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर आप लोगों को गौर फरमाना पड़ेगा, तभी आप लोग यहां पर इसको ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसी के साथ में जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग और अच्छे से एनसीईआरटी समझना चाहते हैं तो आप लोगों को 2 काम करने हैं। एक तो पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आप लोगों को उठाने पड़ेंगे। दूसरा जो रहेगा, आप लोगों को जो सिलेबस है आप लोगों का, वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग इसको और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो ये बातें हो गई। अब यहां पर थोड़ा आगे चलूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि यहां पर ये क्लास वाइज पढ़नी चाहिए या फिर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज पढ़नी चाहिए। देखिए यहां पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई बोलता है क्लास वाइज पढ़ो और कोई बोलता है सब्जेक्ट वाइज पढ़ो। क्लास वाइज का मतलब क्या है? क्लास वाइज का मतलब है पहले 6ठी की पढ़ लो, फिर 7वीं की पढ़ लो, फिर 8वीं, और इसी तरीके से आप लोग आगे चलते रहो। सब्जेक्ट वाइज का मतलब है पहले साइंस खत्म करो, फिर हिस्ट्री खत्म करो, फिर ज्योग्राफी खत्म करो, और इसी तरीके से चलते रहो। तो आप लोग कौन सा सजेस्ट करेंगे? तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय बताइए। उसके बाद में जब आप लोग सुनेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, उसको आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर आप लोग वही सोच रहे हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो इसका मतलब आप लोग सही पैटर्न में चल रहे हैं। अगर आप लोग वो नहीं सोच रहे हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो इसका मतलब आप लोग को एक चेक मार्क मिलेगा यहां पर कि हाँ इस तरीके से करना चाहिए। तो आप लोग कैसे पढ़ना पसंद करते हैं? तो आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पसंद करते हैं या फिर क्लास वाइज। फिर मैं आप लोगों को इसके बीच में डिफरेंस भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आइए बात करते हैं यहां पर सब्जेक्ट वाइज या फिर क्लास वाइज क्या क्या आप लोग यहां पर बातें की जा रही है। अगर आप लोग यहां पर सब्जेक्ट वाइज की जगह क्लास वाइज पढ़ते हैं, 6ठी की एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी, 6ठी की आप लोगों ने सारी पढ़ ली, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी यहां पर जो साइंस की सारी एनसीईआरटी है। फिर आप लोग क्लास 7 पर पहुंच गए, फिर आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी जो भी साइंस की आपकी एनसीईआरटी है। फिर आप लोग 8th क्लास में पहुंच गए, फिर आप लोगों ने सेम पैटर्न फॉलो किया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट से जो कनेक्शन बनना था, जो सब्जेक्ट से आप लोगों का एक कॉन्टैक्ट बनना था, जो सब्जेक्ट को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना था, जो सब्जेक्ट आप लोगों के अंदर उतर जाना चाहिए था, वो आप लोग कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग 6ठी की पढ़ेंगे एनसीईआरटी, और 6ठी की भी आप लोग पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस। तो इससे क्या होगा? जब आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ ली तो फिर आप लोग साइंस से पहुंच गए, फिर साइंस से पहुंचकर आप लोग कहां पहुंच गए? फिर आप लोग हिस्ट्री पहुंच गए। तो इससे आप लोगों के एक क्लास के आप लोगों ने यहां पर फैक्ट क्लियर किए, फिर आगे चलेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो जो ये वाली क्लास के आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ ली, फिर 7वीं में आके ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और 8वीं में आकर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के क्या रहेगा? इसमें गैप आ जाएगा काफी ज्यादा। और अगर मेमोरी के बारे में आप लोग थोड़ा भी जानते हैं, अगर किसी चीज में ज्यादा गैप हो जाता है, अगर आज मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, तो 70 से 80% आप लोग इसके 1-2 दिन के अंदर ही भूल जाएंगे। ये होता है हमारी मेमोरी की रिटेंशन पावर, यानी कि रिवीजन करना जरूरी है आप लोगों को, तभी आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो किताबों का नेचर भी आप लोगों को समझना है, और अपना नेचर यानी कि हमारा जो माइंड है वो कितना रिटेन कर पाता है उसका नेचर भी समझना है। तो उसके नेचर को और यहां पर किताबों के नेचर को ध्यान में रखते हुए सबसे बेस्ट तरीका वो ये नहीं है। तो फिर सही तरीका यहां पर क्या है? तो वो मैं आप लोगों को यहां पर समझाने जा रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और उसको आप लोगों को कैसे स्टेप में फॉलो करना है फिर मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। सही तरीका ये है, पहले आप लोग साइंस की उठा लीजिए, ठीक है, साइंस की एनसीईआरटी आप लोगों ने उठानी स्टार्ट कर दी, या फिर ज्योग्राफी की उठा लीजिए या फिर हिस्ट्री की उठा लीजिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री, यानी कि जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग पहले वो सब्जेक्ट उठाइए जो आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट ही बना रहे। तो मान लीजिए आप लोगों ने पहले साइंस की उठा ली, आप लोग साइंस के छात्र हैं और आप लोगों को इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है।
साइंस की छठी की क्लास की पढ़िए, फिर जब छठी की खत्म हो जाए साइंस की 7वीं की पढ़िए, जब 7वीं की खत्म हो जाए 8वीं की पढ़िए, 8वीं खत्म हो जाए 9वीं की पढ़िए। तो इस तरीके से आप लोगों को पहले एक सब्जेक्ट की निपटानी है, ना कि एक क्लास की निपटानी है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब आप लोग छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे साइंस की, तो उसमें आप लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे होंगे। जब आप लोग 7वीं की पढ़ेंगे तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर दे रखा है, इनका कुछ एडवांस वर्जन यहां पर दे रखा होगा। जब आप लोग 8वीं की पढ़ेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा और टफ वर्जन इसका यहां पर देखने को मिलेगा और एडवांस उसमें एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप लोगों को एक कनेक्ट होता चला जाएगा यहां पर सब्जेक्ट के साथ में, और एडवांस वर्जन आप लोग यहां पर निकलता चला जाएगा। तो यानी कि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये जैसे आप लोग के सामने यहां पर सीढ़ी रख दी कोई, तो सीढ़ी का एक पायदान क्लियर करेंगे तभी आप लोग दूसरे पर पैर रख पाएंगे, दूसरा क्लियर करेंगे तीसरे पर, तो तभी आप लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। अगर आप लोग बीच में जंप करने की कोशिश करेंगे तो या तो गिरेंगे या फिर ढंग से आप लोग पहुंच नहीं पाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा यह है कि एक एक सब्जेक्ट की उठाकर आप लोग को इनको क्लियर करना है। यहां पर भी एक बात काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन में आप लोग आ जाते हैं इस बात को लेकर कि किस तरीके से इसको कवर करना है। तो उसके लिए आप लोगों के सामने यहां पर मैं कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं, जो कि आप लोग को एक तरीके से गांठ बांध लेनी है ये स्टेप, कि हां ये स्टेप फॉलो करने हैं अगर अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं। तो कौन से हैं ये 4 स्टेप एनसीईआरटी पढ़ने के? पहला स्टेप ये बिल्कुल बिगिनर के लिए बता रहा हूं, जिसने आज तक खोलकर भी नहीं देखी एनसीईआरटी कि हां भैया एनसीईआरटी कैसे होती है। वैसे ये तो एक जोक हो गया, क्योंकि अगर आप लोग यहां पर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हैं तो इसका मतलब आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं वो एग्जाम क्लियर करके ही आए हैं, तो इसका मतलब कभी ना कभी आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो फिर भी कहने का मतलब ये बिल्कुल बिगिनर जो है उसको क्या करना है, पहले आप लोगों ने क्या करना है, मान लीजिए आप लोगों ने यहां पर 6th क्लास की एनसीईआरटी उठा ली, और ये एनसीईआरटी जो है ये है आप लोगों की ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठा ली आप लोगों ने 6th की, ठीक है। तो ये और 7th की ज्योग्राफी की उठा ली, फिर 8th की ज्योग्राफी की उठा ली, और फिर 9th की ज्योग्राफी की उठा ली। तो ये सारी एनसीईआरटी जो आप लोगों की हो गई 6 से लेके 12 तक की, ये सारी एनसीईआरटी में पहले आप लोगों को एक बार क्या निकल जाना है, एक बार आप लोगों को बस ऐसे ही मोटा मोटा तौर पर एक पढ़ते हुए निकल जाना है। यानी कि आप लोगों को ना तो कुछ याद करना है, ना कुछ आप लोगों को ज्यादा समझने के ऊपर फोकस देना है। ये बिल्कुल ऐसे में आप लोगों को बोलूंगा, मान लीजिए आप लोगों को एग्जाम देने दिल्ली आना है या फिर आप लोग किसी और दूसरी सिटी में जाना है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पहले मैप खोलकर देखेंगे कि मेरा सेंटर कहां पर पड़ रहा है। तो आप लोग जा थोड़ी ना रहे वहां पर, बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये एग्जैक्ट लोकेशन कैसी है यहां पर, या आप लोग किसी दूसरी कंट्री में घूमने जाना है तो आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि वो कंट्री कैसी है, यानी कि मुझे कहां पर जाकर होटल रहना है, कहां कहां से क्या क्या चीजें हैं, तो आप लोग घूमने कहां पर जा रहे हैं। तो एक तरीके से बोला जाए तो ओवरव्यू आप लोगों को लेना है एग्जैक्टली, ठीक है। आप लोगों को रिसर्च नहीं करनी है उसके ऊपर। तो जो पहली रीडिंग होगी उसमें आप लोगों को ओवरव्यू लेना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई नहीं है, छोड़ दो बिल्कुल, बस आगे बढ़ते रहो, यानी कि उसमें को बस गो थ्रू होना है आप लोगों को। जब यहां पर ये फर्स्ट रीडिंग आप लोगों की खत्म हो जाए तो आप लोग फिर यहां पर सेकंड रीडिंग के ऊपर आएंगे। और हां एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, फर्स्ट रीडिंग में भूल कर भी कभी भी नोट्स बनाने मत बैठ जाना, वरना आप लोग एक एनसीईआरटी दूसरी ऐसी की ऐसी तैयार कर दोगे नोट्स बनाकर, क्योंकि कुछ पता नहीं होगा आप लोगों को उस टाइम पर, और आप लोगों के माइंड में कई सारे कंफ्यूजन होंगे। सेकंड बात जो यहां पर निकल कर आती है ये है, यहां पर जब सेकंड टाइम आप लोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो अब आप लोग यहां पर थोड़ा ज्यादा फोकस देकर चलना है। यानी कि एक बार आप लोग गो थ्रू हो गए, अब इसका मतलब है आप लोग दिल्ली आ गए हैं और आप लोगों को यहां पर एग्जाम देना है। तो इसका मतलब यह है कि अब आप लोगों को सेंटर तक जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब आप लोगों को रीड बिटवीन द लाइन वाला फंडा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आप लोगों को जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पर लेकिन जितना ज्यादा टाइम लगाकर यहां पर कर सकते हैं कोई टेंशन नहीं है, उसको आप लोग अच्छे से कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि यहां पर आप लोग के माइंड में अब टॉपिक को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। अब अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो फिर आगे आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं ये आप लोगों को हर बार ये बोलता हूं, चाहे आप लोगों को हिंदू पढ़ा रहा हूं या नैनो मैगजीन पढ़ा रहा हूं, वहां पर भी मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूं ये बातें। देखिए अगर आप लोग कोई भी डाउट आ रहा है ना, वहां पर रुककर उस डाउट को क्लियर कर तब आगे बढ़िए, तभी आप लोग आगे चलकर चीजों को ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं और आप लोग वहां पर छोड़ देंगे, मान लीजिए आप लोग कोई भी अगर आज आप लोगों के सामने कोई वोकैबुलरी आ गई, उसका मीनिंग नहीं देख रहे हैं, कल फिर आएगी, परसों फिर आएगी, तरसों फिर आएगी, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप लोग इरिटेट होकर उसको खोलकर देखोगे तो आज ही उसको खोलकर क्यों नहीं देख रहे हो, आज ही उसका क्यों एंड नहीं कर दे रहे हो कि इसका मतलब ये है। तो इस तरीके से आप लोग करना है। तो सारी एनसीईआरटी जो भी है उसमें से आप लोग क्या करना है, ढंग से गो थ्रू होना है। अब यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में एग्जैक्टली कि कहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, तो आप लोगों को अच्छे से फोकस करके चलना है, ठीक है। फिर जो यहां पर तीसरी यहां पर ये रीडिंग होने वाली है, ये थर्ड रीडिंग यहां पर आप लोग क्या करेंगे, देखिए एक तो आप लोगों ने पहले ओवरव्यू ले लिया, अब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली। अच्छे से पढ़ने के बाद भी आप लोग कई सारे टॉपिक वो हो जाते हैं कि हां कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि फिर भी आप लोग कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ बच जाते हैं फिर भी किसी न किसी रीजन की वजह से। तो ये थर्ड जो रीडिंग आप लोग एक तरीके से यहां पर रिवीजन रीडिंग आप लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर और ज्यादा इंप्रूवमेंट वाली रीडिंग आप लोग इसको बोल सकते हैं।
तो ये जो 2 रीडिंग है, इन 2 रीडिंग के बाद में आप लोगों का एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप लोगों का डाउट है। आप लोगों के सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाने चाहिए जब आप लोग दूसरी रीडिंग यहां पर लगाने जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन पहुंचता है, ये 3 रीडिंग लगाने के बाद में जब 4th टाइम अब आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर आप लोग का एक, आप लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग तरीके से आप लोगों के पास में, मान लीजिए आप लोग एक चारपाई बनानी है, तो चारपाई बनाने के लिए आप लोगों के पास में अलग अलग इस तरीके के डंडे आप लोगों के पास में है जिनको जोड़कर आप लोगों को चारपाई बनानी है। तो चारपाई अगर आप लोगों को बनानी भी है, ये चारपाई किसी भी तरीके से अगर आप लोग यहां पर ये तैयार करनी है, तो ये आप लोग कैसे कर पाएंगे? ये आप लोग तभी तैयार कर पाएंगे, या कुछ भी आप लोग को तैयार करना है तो किस तरीके से आप लोग तैयार करना है, आप लोग कभी तैयार कर पाएंगे जब आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोगों के पास में यहां पर इनको कनेक्ट करने के लिए कुछ पोर्शन होगा। यानी कि अब आप लोग को ये जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये आप लोग कनेक्ट करना है किसके साथ में? ये आप लोगों को कनेक्ट करना है अपने करंट पोर्शन के साथ में। यानी कि अब आप लोग यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं आप लोगों को हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूं, वहां पर आप लोगों को कई बार बात आ जाती है कि फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट के बारे में बात आ गई। अब जब से रिसेंटली अभी आप लोगों ने देख किया, हमारी कंट्री में जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, तो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया, तो ये कौन से आर्टिकल में आ गया और फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, तो ये सारी बातें वहां पर आ गई। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी तो पढ़ ली, अब एनसीईआरटी है स्टैटिक पोर्शन और यहां पर चल रहा है करंट पोर्शन, तो जब भी यहां पर इसके बारे में कोई जिक्र होगा तो आप लोग जाकर क्या करना है, आप लोगों को वो वाला पोर्शन अपना रिवाइज कर लेना है स्टैटिक का। यानी कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है, इस आर्टिकल में ये आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आप लोग देखते चलेंगे वैसे वैसे अब आप लोगों को इनका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि यहां पर आप लोगों को करंट और जो आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन है उसमें एक लिंक स्टैब्लिश करना है, और यही है यूपीएससी की रिक्वायरमेंट। एक्चुअल में यूपीएससी यही चाहता है, जो मेन चीज है आप लोगों की प्रिपरेशन की, वो है बेसिकली एक लिंक स्टैब्लिश करना आप लोगों के जो टॉपिक्स है करंट के और जो स्टैटिक के, और उन्हीं से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने ढंग से पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे, चाहे आप लोग प्रीलिम्स की बात कर लीजिए और चाहे आप लोग मेंस की बात कर लीजिए। एक और बात मैं यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, हमेशा से कोशिश कीजिए कि आप लोगों की जो स्टडी होनी चाहिए वो आप लोगों की सारी साथ में लेकर चलनी है, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, और सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों का होना चाहिए मेंस के ऊपर। जैसे आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी आप लोगों की इनडायरेक्ट वे में अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर आप लोगों के बीच में एडिटोरियल आते हैं, एडिटोरियल में कई सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, तो वहीं से आप लोगों के प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी निकल जाते हैं, उसी से आप लोगों की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, और उसी से ही आप लोग के इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्योंकि जब यहां पर किसी टॉपिक को आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे एडिटोरियल के थ्रू, तो फिर आप लोग अच्छे से आंसर दे पाएंगे इंटरव्यू में भी। तो इसीलिए न्यूज़पेपर एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बिल्कुल आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे हवा पानी के बगैर इंसान नहीं रह सकता, इसी तरीके से न्यूज़पेपर के बिना यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम आप लोगों का ढंग से क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर को आप लोग स्टैटिक पोर्शन के साथ में जरूर पार्ट बनाकर चलना है और कनेक्ट भी करना है उसको स्टैटिक पोर्शन के साथ में। तो ये 4 स्टेप आप लोग के यहां पर हो गए। अब इन 4 स्टेप में आप लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि 4 स्टेप में क्या हम लोग ऐसा करना है कि पहले ज्योग्राफी की एक बार खत्म कर ली आप लोगों ने, फिर हिस्ट्री खत्म कर ली, और फिर यहां पर आगे चल के पॉलिटी खत्म कर ली। तो इस तरीके से एक एक कर पहले एक स्टेप खत्म कर लिया सारी एनसीईआरटी का, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, फिर चौथा कर लिया। ऐसे मत करो, आप लोग क्या करो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा रहेगा, पहले आप लोग हिस्ट्री की मान लीजिए उठा ली, तो हिस्ट्री के लिए 4 स्टेप खत्म करो, एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरी पकड़ आप लोगों की बन जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में जब आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, फिर आप लोग दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, साइंस उठा लीजिए, फिर साइंस को आप लोगों को पूरा कवर करो, इसी तरीके से 4 स्टेप, फिर आप लोगों के ऊपर उसकी पकड़ बन जाएगी। यानी कि कम से कम जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो आप लोगों की मुट्ठी में आ जाएगा ना, कम से कम उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आगे क्या करते चलना है, कम से कम ये सब्जेक्ट आप लोग क्लियर हो गए, अब इनकी आप लोगों को साथ साथ में 2-2 4-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों का प्रीलिम्स भी साथ साथ में कवर होता रहे। तो इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है। और ये जो किताब आप लोग पढ़ने बैठेंगे, कोई भी चैप्टर खोलने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो आप लोग क्या कर रही है, हर एक चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप लोग को यह पता रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर किस पॉइंट पर आप लोगों को फोकस देना है। और ये जो क्वेश्चन पढ़ने हैं ये आप लोगों को सेकंड रीडिंग में पढ़ने हैं, फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं करना है। फर्स्ट रीडिंग में बस आप लोगों को एक ओवरव्यू लेना है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने हैं फर्स्ट रीडिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग में तो बस आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सेकंड रीडिंग से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट करने हैं। पहले चैप्टर खोलिएगा, फिर आप लोग यहां पर इसमें क्वेश्चन देखिएगा, पीछे बैकग्राउंड में जाकर चैप्टर का नाम देखने के बाद में और क्वेश्चन देखने के बाद में तब आप लोगों को आकर चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करना है। तो जहां जहां पर आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन आता रहेगा, आप लोग अंडरस्टैंड करते रहेंगे कि भैया ये क्वेश्चन भी है, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग और ज्यादा फोकस होकर उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे।
पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर न्यू एनसीईआरटी, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि एनसीईआरटी आप लोगों को कहां से जाकर डाउनलोड करनी है और कैसे, कहां से आप लोगों को ये आप लोग इनको इकट्ठा रख सकते हैं अपने पास में। तो सबसे पहले तो ओल्ड एनसीईआरटी या फिर न्यू एनसीईआरटी के बारे में बात की जाती है। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर पुराने उठा के देखे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को न्यू एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि गवर्नमेंट भी जानती है कि भैया जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनके पास में नई एनसीईआरटी है, उनके पास में पुरानी एनसीईआरटी मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। जद्दोजहद कर कहीं कहीं से निकल कर लेकर आते हैं, पर लेकिन इजीली अवेलेबल क्या है? ये है नई एनसीईआरटी। तो क्योंकि ये अभी चेंज कर रिसेंटली 2006 में रिसेंटली अभी चेंज किया गया था, तो इसलिए यहां पर ये इजीली अवेलेबल भी है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपडेटेड भी है। यानी कि हमारी कंट्री में जब ओल्ड एनसीईआरटी बनी उस टाइम पर पता नहीं कितने राज्य होंगे, आज की डेट में कितने राज्य हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो चेंज हो चुके हैं। इसी तरीके से कई सारी वर्ल्ड की कंट्री ऐसी हैं जो कि आप लोग को उनके एरिया चेंज होते हुए नजर आएंगे। जैसे 2011 में सूडान को अलग कर दो कंट्री बना दी गई, सूडान और साउथ सूडान। तो इस तरीके से नई नई कंट्री बन रही है, कई सारी कंट्रीज की कैपिटल चेंज हो रही है, अलग अलग तरीके से चीजें चेंज हो रही है। अगर आप लोग देखेंगे इकोनॉमी की बात करें तो नई नई टर्म निकल कर आ रही है आज के डेट में इकोनॉमी के अंदर। तो अपडेटेड जो एनसीईआरटी है वो आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है, और वो कौन सी होंगी? वो होगी आप लोगों की नई एनसीईआरटी। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कहां से जाकर आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों के सामने ये है एक पोर्टल या फिर एक वेबसाइट आप लोग बोल सकते हैं। ये वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है, लिंक इसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप लोगों को जाकर ये एनसीईआरटी डाउनलोड करनी है। तो यहां पर अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है ये ई पाठशाला। ई पाठशाला में आप लोग यहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर जाकर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा यहां पर ये पूरा पिक्चर, ये पूरा प्रोग्राम। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है? ये आप लोगों को जाना है ई टेक्स्ट के अंदर, ठीक है ना, जो ई बुक्स हैं आप लोगों को उसके अंदर जाना है। और ई बुक्स के अंदर जाकर अब आप लोग यहां से जोन सी भी एनसीईआरटी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पढ़नी चाहिए वही एनसीईआरटी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना है या फिर आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना है, तो ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। मैं यहां पर आप लोगों को बस तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए ये खुलकर आ गया सारा पिक्चर आप लोगों के सामने। तो यहां से आप लोग क्लास सेलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए आप लोग क्या करना है, आप लोगों को 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। 8th क्लास की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है कि आप लोगों को यहां पर साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप लोग यहां पर देखते हैं ये साइंस हो गया इंग्लिश में, विज्ञान हो गया हिंदी, ये इंग्लिश में, और यहां पर साइंस हो गया इंग्लिश में, ये विज्ञान हो गया हिंदी में, और यहां पर ये साइंस लिखा हुआ है उर्दू में। तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोगों को प्रेफर करना है वो आप लोग देख लीजिए। तो यहां पर इसको खोलकर फिर आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा गो के ऊपर, तो आप लोगों के सामने वो किताब खुलकर आ जाएगी जो भी किताब आप लोगों को चाहिए। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो उसकी वजह से आप लोगों को ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों का इंटरनेट थोड़ा सा स्पीड में होगा तो आप लोग ये सारी चीजें आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको खुलने में। आप लोगों को सामने यहां पर खुलकर पूरी पिक्चर इसकी आ जाएगी। जिस तरीके से आप लोगों के सामने यहां पर खुलकर आएगी तो फिर आप लोगों को या तो इसके आप लोग इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के हाथ में पोर्शन है, यानी कि आप लोग यहां पर देखिए कुछ ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 6th की एनसीईआरटी है तो 6th की साइंस की एनसीईआरटी है, तो आप लोगों के सामने यहां पर ये पूरी पिक्चर तो ढंग से यहां पर सारी चीजें समझाई जाती हैं। समझ सकते हैं आप लोग पूरा यहां पर किस तरीके से समझा रखा है, पिक्चर की फॉर्म में आप लोगों को समझाएंगे यहां पर सारे क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसके अंदर। पूरा कई सारे क्वेश्चन तो आप लोगों को 6th के एनसीईआरटी से देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से फूड में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, कहां कहां से आप लोग क्या क्या ले सकते हैं, खा सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे एक पूरे पेड़ के बारे में बता रखा है यहाँ पर कि क्या स्टेम होती है, क्या लीफ होती है, फ्रूट क्या होता है, वो सारी अंडरस्टैंड करा रखी है। यानी कि एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को यहाँ से इसके बारे में पता लग जाएगी। फिर आगे चलकर जैसे स्प्राउटेड ग्राम्स के बारे में यहाँ पर बता रखा है, चने जो होते हैं ज्यादा अगर अंकुरित हो जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए फायदेमंद ज्यादा है। इस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं। खाने के बारे में बेसिकली बता रखा है कि आप लोग की एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए। अगर आप लोग की एक बैलेंस डाइट है तो तभी आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सारी चीजें यहां पर ये 6th की एनसीईआरटी में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग यहां पर बताऊंगा, ये मैंने बताया कि आप लोगों को चैप्टर में घुसने से पहले यहां पर कीवर्ड देख लेने हैं कि इसके अंदर कीवर्ड क्या क्या है, जैसे क्या क्या बातें यहां पर बता रखी हैं। जैसे आप लोग देखते हैं यहां पर इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इडेबल क्या होता है, नेक्टर क्या होता है, तो ये सारे कीवर्ड जो इस चैप्टर में वो लिख रखे हैं। तो पहले एक बार कीवर्ड देख लीजिएगा और समरी पे हल्का सा आप लोग नजर डालने के बाद में जब आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन आप लोग के नीचे दे रखे हैं, फिर यहां पर ये क्वेश्चन अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, आप लोगों को मैच करने के लिए दे रखे हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो फिर जब आप लोग जाकर इसको पढ़ेंगे ना पूरे चैप्टर को, तो फिर आसानी से आप लोग फोकस कर पाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहां पर ये देख सकते हैं अब खुल गया थोड़ा थोड़ा यहां पर ये,
तो ये इस तरीके से आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी बेसिकली पूरी किताब, ठीक है। तो यहां पर चैप्टर वाइज आप लोग जाकर इसको पढ़ सकते हैं, और आप लोग को ये चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे आप लोगों को, तो यहां पर डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। अभी यहां पर ये खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में एक बार बता दूंगा फिर से कि कैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट आप लोगों का बन गया कि नोट्स आप लोग यहां पर एनसीईआरटी से कैसे बनाने हैं। नोट्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब आप लोग यहां पर एनसीईआरटी की जब सेकंड रीडिंग आप लोग कर रहे होंगे, तो कोशिश कीजिए सेकंड और जो थर्ड रीडिंग होगी, सारे नोट्स आप लोगों के उसके बीच में तैयार होनी चाहिए। कोशिश ये कीजिएगा जब सेकंड टाइम आप लोग पढ़ने स्टार्ट करें तो आप लोग कुछ चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। अगर नोट्स अगर थर्ड रीडिंग में आप लोग बनाएंगे तो यहां से आप लोग को ज्यादा नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सेकंड टाइम जब ढंग से समझ रहे होंगे तो नोट्स किन चीजों के बनाए जाने चाहिए। नोट्स बेसिकली उन चीजों के बनाए जाने चाहिए जो कि आप लोगों को रिवाइज करने में फायदा रहेगा, आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, और वो टॉपिक जो कि आप लोगों को जल्दी से याद नहीं हो पा रहे हैं, जल्दी से आप लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं, ताकि आप लोग रिवीजन उनका करते रहें। जो चीज आप लोग एक बार पढ़कर समझ में आ चुकी है, आप लोग फिर किसी को पढ़ा भी सकते हो बिना देखे, तो उसके आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और नोट्स हमेशा ये शॉर्ट की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोगों से कोई पूछे, जैसे अगर आप लोगों से कोई पूछे हिस्ट्री के बारे में, कोई भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है, कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, अगर आप लोगों ने इसे पढ़ी है, जैसे हिस्ट्री की बात की जाए, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है। तो पहले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आपने फर्स्ट लिख दिया, फिर आप लोगों ने ईयर लिख दिया कि किस ईयर में हुई है, ठीक है। फिर आप लोगों ने लिख दिया कौन से राजा के अंडर में हुई है, कौन यहां पर प्रेसिडेंट था और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है। तो 5 पॉइंट में आप लोगों को पूरा यहां पर कवर करनी है काउंसिल, यानी कि चार्ट की फॉर्म में, या फिर आप लोग यहां पर की पॉइंट आप लोगों को बस लिखने हैं। ये नहीं कि आप लोग एनसीईआरटी की तरह रामायण अगर आप लोग लिखने बैठ जाएंगे तो फिर एक नई एनसीईआरटी आप लोग लिख डालेंगे यहां पर। तो नई एनसीईआरटी आप लोगों को नहीं लिखनी है, की शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यहां पर बेसिकली उसको कवर कर चलना है। बाकी इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, अगर आप लोगों को चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा, एनसीईआरटी के नहीं हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आप लोग कैसे बनाने हैं, तो उसके बारे में हम लोग एक पूरा टॉपिक हो जाएगा। वो यहां पर इसको बताने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एनसीईआरटी आप लोग खुलकर आ गई आप लोगों के सामने, तो यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहां पर ऑप्शन है डाउनलोड करने का, जिससे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको यहां पर भी पढ़ सकते हैं। एज ए किताब की फॉर्म में आप लोग यहां पर मिल जा रही है, तो बिल्कुल आप लोग इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। यहां से आप लोग इसको जूम भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है समझ में नहीं आ रहा है कहां क्या लिखा हुआ है, तो ये देखिए आप लोग इसको जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे आप लोग कर रहे हैं, तो सब कुछ आप लोगों को यहीं पर ही मिल जाएगा इकट्ठा। इस तरीके से आप लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो इन चीजों का फायदा आप लोग उठाइए। अब जब चीजें अवेलेबल हैं तो आप लोग इसको क्यों नहीं एंजॉय करते। तो यहां से आप लोग जाकर सारी चीजें यहां से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अगर कहीं पर्टिकुलर एरिया में जूम करना है तो वहां पर आप लोग इसको जूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको ऑनलाइन आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा एक टॉपिक जो कि मुझे लग रहा था कि सारे डाउट अगर कवर करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो पर, लेकिन आई होप कि सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कौन सा चाहते हैं वो भी आप लोग